कह रहे हैं जब आएगा कल तो सारा आएगा, दूध दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। चलिए उसका इंतजार करेंगे, वापस आपसे फिर उससे सवाल करेंगे। एक इससे लगा हुआ सवाल है तो पूछकर इस मुद्दे से आगे बढ़ते हैं कि ऑपोजिशन का कहना है कि ईडी की रेड हो, इनकम टैक्स की रेड हो, सीबीआई की रेड हो, वो हर बार ऑपोजिशन लीडर्स पर ही क्यों पड़ती है? भारतीय जनता पार्टी के लीडर क्या सब साफ सुथरे? ये एकदम सफेद झूठ है। मैं देश की जनता के सामने कहना चाहता हूं, मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद काले धन पर कठोर कार्यवाही हुई है। ईडी काले धन पर कार्यवाही कर रही है और ईडी ने जितनी भी संपत्तियां कुर्क की है उसमें से 5% ही राजनीतिक दलों से जुड़े हुए लोगों की है, 95% काले धन वाले की है। ये भी काला ही धन है, मगर वो ऐसा चाहते हैं व्यवस्था जिसमें राजनेता पर कोई कार्यवाही ही न हो। मैं आपको स्पष्टता से बताना चाहता हूं कि 95% कार्यवाही ऐसे लोगों पर हुई है जो राजनीति से जुड़े हुए ही नहीं, और ये बिल्कुल सरासर आरोप। ममता जी के मंत्री के घर से 51 करोड़ रुपया मिलता है, कांग्रेस के सांसद के घर से 355 करोड़ मिलता है। 10 मशीन एसबीआई की गिनते गिनते थक जाती है, गर्म हो जाती है, और ये कहते हैं कार्यवाही ना हो। भैया कार्यवाही का सवाल मत उठाओ, तेरे सांसद के घर से 350 करोड़ कहां से आया वो सबसे बड़ा सवाल है। ममता के मिनिस्टर के घर से 55 करोड़ कहां से आया वो बड़ा सवाल है। क्या समझते हो, जनता कुछ देखती नहीं है? तो क्या नोटों की गड्डियां भरने के लिए मेटाडोर लाने पड़ते, एक मेटाडोर छोटा पड़ गया, दूसरा मेटाडोर रात को 4 बजे लाना पड़ा। ये कहां जाने वाला था पैसा? राहुल बाबा बता सकते हैं देश की जनता को? ये 355 करोड़ जो कांग्रेस के सांसद के घर से पकड़े किसके? इसका जवाब देना चाहिए उनको, और बाद में ईडी कार्यवाही नहीं करे। ऐसा नहीं होगा। जो करप्शन करेगा उस पर कठोर कार्यवाही होगी और जेल की सलाखों के पीछे भी जाएंगे। और जहां तक सवाल है बीजेपी के नेताओं का सवाल है, इस देश में कोर्ट है। जब हम ऑपोजिशन में थे ढेर सारे पीआई लगाए थे आपके खिलाफ, आपकी सरकार के खिलाफ 12 लाख करोड़ के घपले घोटाले भ्रष्टाचार किए थे। 42 पीआईएल हुए थे, 42 पीआईएल में से 35 में ऑर्डर हुए थे, और आपकी ही सरकार ने आपके खिलाफ एफआईआर रजिस्टर करनी पड़ी। अगर हिम्मत है तो जाए कोर्ट में। और मैं कहता हूं ये 12 लाख करोड़ के घपले घोटाले भ्रष्टाचार करने वाला इंडिया अलायंस एक कांग्रेस पार्टी लोगों की आंख में धूल झोंकने के लिए, भ्रमित करने के लिए कह रही है। वास्तविकता है 23 साल से नरेंद्र मोदी जी मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री रहे हैं, उन पर 25 पैसे का आरोप देश में आज तक कोई नहीं लगा। तो ये वास्तविकता। तो अमित जी, क्या आप देश की जनता को आश्वस्त करेंगे कि अगर इस तरह के कोई नेता जिन पर कार्यवाही चल रही है वो पलटकर बीजेपी भी ज्वाइन करते हैं? भाई आश्वस्त करने की जरूर नहीं भैया। राहुल तुम भी पत्रकार हो, तुम चले जाओ कोर्ट में कि फला नेता का ये काला भ्रष्टाचार है, आप इस पर कार्यवाही, कोर्ट सबको ऑर्डर देती है। तुम ही चले जाओ ना, छोड़ो इंडिया अलायंस। मैं सिर्फ सवाल पूछने तक ही सीमित रखता हूं अपने रोल को। अगला सवाल अमित जी, जैसे जैसे चुनाव पास आता जा रहा है पॉलिटिकल डिस्कोर्स गिरता जा रहा है। हमने पहले भी देखा है, पहले भी चुनाव हुए हैं, शुरू में तो लोग बात बड़ी बड़ी करते हैं, ऑपोजिशन भी बड़े मुद्दों पर अटैक करता है, पर जैसे जैसे पास आता जाता है स्तर गिरता जाता है। अब लोग कह रहे हैं कि मोदी को गोली मार देंगे, टुकड़े टुकड़े कर देंगे। इस तरह का जो डिस्कोर्स और वरिष्ठ नेताओं से आ रहा है, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, किसी भी पार्टी के कार्यकर्ता ने जो सार्वजनिक जीवन में जीते हैं, इस प्रकार की भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। मगर मैं आपसे पूर्णतः सहमत इसलिए नहीं हूं। ढेर सारी बातें होती हैं, अच्छी बातें होती है, जायज विरोध भी किया जाता है, विकास की बातें होती है, एजेंडे की बातें होती है, भारत के विकास की भी बातें होती है। मगर आप लोगों का ध्यान वो कंट्रोवर्शियल 1-1.5 मिनट पर ही टिका हुआ होता है, क्योंकि आपकी टीआरपी इससे जुड़ी हुई है। मेरे इंटरव्यू में से भारत का अच्छा क्या हुआ वो नहीं निकालोगे आप। सीए निकालोगे, 370 निकालोगे, ईडी निकालोगे, ये आपका काम है। खैर मुझे इसमें कोई तकलीफ नहीं है, मगर मुझे जनता को भी बताना चाहिए। बात को पूरी सुनिए, सब अच्छी बातें भी होती है, ऑपोजिशन भी अच्छे विरोध के मुद्दे लेकर हमारा विरोध करता है। ऐसा नहीं है कि देश में गाली गलौज की राजनीति हुई है, ये बात सही है आपकी। मोदी जी पर कुछ ज्यादा प्रेम है इन लोगों को, तो जब भी चुनाव आता है मोदी जी को गालियां बोलते हैं। मगर एक रिकॉर्ड है मोदी जी का 2001 से, जितनी गालियां ज्यादा पड़ती है
कमल इतना जोर से खिलता है मोदी जी ज्यादा बहुमत पर। और इस बार भी यही होने, किसी के कहने से कोई मरता नहीं है। मोदी जी के साथ इस देश की करोड़ों माताओं का आशीर्वाद है, जिसको गैस मिला है, घर मिला है, सुरक्षा मिली है, खाना मिला है, दवाइयाँ मिली है। कोई एक दो लोगों की बद्दुआ से कोई फर्क नहीं पड़ सकता। जिस व्यक्ति को देश के करोड़ों लोगों की दुआ हासिल हो, इसको कोई कुछ नहीं बिगाड़। थोड़ा बड़े मुद्दे की ओर जाते हैं। ऑपोजिशन राहुल गांधी जी ने कास्ट सेंसस की बात करी है। कास्ट सेंसस के बारे में आपका क्या मत है, और जितनी आबादी उतना हक, उस बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, कमोबेश अभी भी जितनी आबादी उसका उतना हिस्सेदारी। आप देश की संसद का अभी का मानचित्र उठाकर देख लीजिए, यही हुआ है। परंतु राहुल गांधी को कम से कम ये बात करने का अधिकार नहीं है, क्योंकि काका साहेब कालेलकर कमीशन, जिसने सबसे पहले बीसी को रिजर्वेशन की बात करी थी, वो कमीशन कम से कम 30 साल तक कांग्रेस ने ठंडे बस्ते में रखा और कभी उसको ओपन नहीं किया गया, अमल नहीं किया गया। उसके बाद में मंडल कमीशन आया, इसको भी कांग्रेस थी तब तक उन्होंने ठंडे बस्ते में रखा। और जब मंडल कमीशन को लागू किया गया, राहुल गांधी के पिताजी, शायद उनको मालूम नहीं इनके पिताजी क्या बोले हैं, परंतु देश की संसद में 1 घंटा और 45 मिनट तक ओबीसी को रिजर्वेशन की खिलाफत पानी पी पी कर 6 बार पानी पिए, वो बीच में पानी पी पी कर राजीव गांधी और कांग्रेस पार्टी ने कहा था ओबीसी को पहली बार संवैधानिक अधिकार देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और ये ओबीसी के सेक्रेटरीज गिनाते हैं जी, ज्वाइंट सेक्रेटरी गिनाते हैं। टॉप 70-80 में कुछ 2-3 हैं, 2-3 उनको मालूम नहीं है। भारत सरकार में जो टॉप पर आता है करीब करीब 55 से 60 साल के बीच में होता है जी। इसकी भर्ती कब हुई होगी राहुल जी? जी जी आपके दादी और परनाना के समय में भर्ती हुई है, ये अब यहां पहुंचे, उनको मालूम नहीं है। और इनको टॉप सेक्रेटरीज दिखाई पड़ते हैं जो उन्होंने भर्ती करे थे। मोदी जी की कैबिनेट में 27 ओबीसी मंत्री हुए और देश का प्रधानमंत्री भी ओबीसी, उनको ये नहीं दिखाई पड़ता। एक्चुअल में इनकी प्रॉब्लम है कि वो स्टडी ही नहीं करते हैं, जो उनको पकड़ा देते हैं अंग्रेजी में लिखा हुआ वो सीधा पढ़ जाते हैं दुनिया के सामने, इसलिए वो फंसते हैं। अभी बात कर रहे थे कि एक शक्ति है जिसके खिलाफ वो लड़ रहे हैं, और उसको मोदी जी ने उस पर हमला किया और कहा कि ये नारी शक्ति का अपमान है। इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, उनको ना हमारी परंपराओं का जानकारी है, ना हमारी परंपराओं का सम्मान है। शक्ति का कंसेप्ट हमारे देश के अंदर सालों से, 10,000 साल से मातृशक्ति को सबसे बड़ी शक्ति माना गया है जी। माँ के आशीर्वाद से कोई बड़ा आशीर्वाद हो नहीं सकता, बहन के प्यार से, स्नेह से बड़ा कोई प्यार हो नहीं सकता। उनको मालूम नहीं है क्या बोल रहे हैं। मोदी जी के साथ इस देश की मातृशक्ति चट्टान की तरह खड़ी है और राहुल जी के कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। और मैं तो अभी 2-3 दिन में जितना भी फील्ड में बात हुआ है, सभी जगह से देश भर की महिलाओं ने ठाना है कि शक्ति का परिचय इस बार राहुल गांधी को जरूर कराना है चुनाव में। ये मैंने सब जगह से पाया है। और मैं देश की मातृशक्ति का भी आह्वान करना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी जी ने आज़ादी के बाद देश की महिलाओं के कब से आकांक्षा थी कि नीति विषयक निर्णय करने में और देश के कानून बनाने में देश की माताओं बहनों की हिस्सेदारी हो, और वो मांग कोई पूरी नहीं कर पाया। नरेंद्र मोदी जी ने 33% आरक्षण संसद में और विधानसभा में माताओं बहनों को देकर शक्ति का सम्मान किया है। और इस संसद के बाद 20वीं संसद जब आएगी तब आप देखना 33% माताएं बहनें अंदर बैठी होगी। पूरी दुनिया देखेगी भारत की मातृशक्ति की शक्ति क्या है और उसका सम्मान कैसे हो सकता है। राहुल गांधी ये सारी चीजें नहीं समझ पाए। अमित जी, एक मुद्दा जो आपके भी काफ़ी करीब है, सीएए का मुद्दा। आज कोर्ट ने भी स्टे देने से इनकार कर दिया सीएए के लिए, तो इसको आप कैसे देखते हैं? ये आपने जो है पारित बहुत पहले किया था, इसको जो है अभी आपने नोटिफाई इतने दिनों बाद क्यों किया, इतना गैप के बाद? क्या चुनाव आपके उसमें था? ऐसा नहीं था राहुल जी। सीएए पारित होने के बाद देश में एक बड़ी गलतफहमी फैलाई गई और इतने में कोविड आ गया
हम डेमोक्रेटिक कंट्री में है, जब किसी सच्ची चीज के लिए गलतफहमी फैलाई जाती है तो जो पार्टी इन पावर होती है इसका दायित्व होता है कि सच्चाई लोगों तक पहुंचाए। एक भ्रमित किया गया, ऑपोजिशन ने अपनी वोट बैंक जीवित करने के लिए, वोट बैंक बनाने के लिए भ्रांति फैलाई गई कि सीएए से इस देश की माइनॉरिटीज का, विशेष कर मुस्लिम भाइयों बहनों का मताधिकार, नागरिकत्व छीन लिया जाएगा, जबकि है उल्टा। सीएए से किसी का नागरिकता नहीं जाने वाला है। सीएए नागरिकता देने का कानून है। सिख, बौद्ध, जैन, क्रिश्चियन, हिंदू, जो सारे भाई 3 देशों से प्रताड़ित होकर आए हैं, वो सालों से यहां बैठे हैं, उनके पास नागरिकता नहीं है, उनके नाम से संपत्ति नहीं खरीद सकते, सरकारी नौकरी नहीं ले सकते जी। किस प्रकार से इनका जीवन व्यतीत होगा? एक करोड़ों लोगों की परेशानी को कांग्रेस के पास इसका जवाब नहीं था। वो अपनी वोट बैंक की पॉलिटिक्स में ही मशगूल थे और पूरी भ्रांति फैलाई कि सीएए थे देश से मुसलमानों की नागरिकता चली जाएगी। मैं फिर से एक बार, अनेक बार कर चुका हूं, फिर से एक बार स्पष्टता करना चाहता हूं, इस देश के मुसलमानों को डरने की जरूरत नहीं है। सीएए नागरिकता लेने का कानून ही नहीं है, नागरिकता देने का कानून है। और जहां तक सीएए का सवाल है, एक कांग्रेस के आजादी के वक्त महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, मौलाना आजाद, सरदार पटेल, राजेंद्र बाबू, सबका वादा था कि जो पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आएंगे वो सारे शरणार्थियों को हम नागरिकता देंगे। वो वादा कांग्रेस पार्टी ने पूरा नहीं किया, वो वादा हम पूरा कर रहे हैं। वो एक प्रकार से नेहरू लियाकत पैक्ट का इंप्लीमेंटेशन है। मगर राहुल जी का ये सारे ऐतिहासिक डॉक्यूमेंट से लेना देना ही नहीं है। वो चीट पढ़कर बोलने वाले नेता है, चीट में इतनी सारी बातें आती नहीं है। केजरीवाल जी, ममता जी, राहुल जी, सबका कहना यह है कि जब देश में खुद ही नौकरी और खाने पीने की इतनी समस्याएं हैं, तो जब इतने घुसपैठिए और आ जाएंगे तो इनको हम लोग नौकरियां कहां से देंगे? घुसपैठिए नहीं है, घुसपैठिए और शरणार्थी में फर्क होता है। और मैं केजरीवाल जी, राहुल जी, ममता जी सबको कहता हूं, अगर देश के युवाओं की नौकरी की चिंता है तो आप बांग्लादेशी घुसपैठिए और रोहिंग्यास के लिए क्यों नहीं बोलते हैं? क्यों जुबान सिल जाती है? इसलिए सुल जाती है कि आप अपनी वोट बैंक को हट कर रहे हो। शरणार्थी जो होता है वो प्रताड़ित होकर यहां आता है। अभी मैं आपको बताता हूं, अफगानिस्तान में निजाम बदला, सारे लोग इनसिक्योरिटी फील कर रहे थे। सैकड़ों, हजारों सिख भाई पवित्र गुरु ग्रंथ साहब को लेकर यहां है। क्या करें उनका? वो घुसपैठिए है क्या? हर सिख भाई बहन का इस देश पर इतना ही अधिकार है जितना मेरा और आपका है। हर हिंदू भाई बहन का इतना ही अधिकार है जितना मेरा और आपका है। इसको घुसपैठिए करार देना ठीक नहीं है। और जहां तक नौकरियों का सवाल है, वो पहले से यहां रह रहे हैं, आज रह ही रहे हैं जी। कहां लोड डालने का सवाल है? और केजरीवाल कहते हैं क्या खाएंगे? केजरीवाल जी, आपको अगर प्रॉब्लम है तो 5 किलो अनाज की अर्जी कर दो, आपको भी दे देंगे, हमें कोई आपत्ति नहीं। मोदी जी हर एक को 5 किलो अनाज दे रहे। ये सारे लोग यहीं रह रहे हैं, कहां नहीं कोई व्यवस्था करनी। इनको अधिकृत नागरिक बनाना है, उनको सम्मान देना है, उनको अपना मानना है, इसको इस भूमि का हिस्सा बनाना है जो उनका अधिकार है। और इस तरह से देश को बांटने की बातें नहीं करनी चाहिए। यूएस स्टेट डिपार्टमेंट और यूएस एम्बेसडर ने भी सीए पे टिप्पणी की है, क्या कुछ कहना चाहेंगे उसके बारे में? मैं मानता हूं कि उनको पूरी तथ्य की जानकारी नहीं होगी। भारत सरकार का विदेश विभाग क्लैरिफिकेशन दे चुका है, इस पर मैं ज्यादा टिप्पणी नहीं करता। परंतु मैं इतना फर्मली कहना चाहता हूं, नागरिकता किसको देनी ये मेरे देश का अधिकार है और ये अधिकार में कोई दखल नहीं। चुनाव पास आ रहा है, अभी कुछ खबर आ रही है कि चाइनीज मिलिट्री ने कुछ दिनों पहले कहा कि अरुणाचल प्रदेश जो है उनका एक अभिन्न अंग है। इसको आप कैसे देखते हैं? क्या ये जवाहरलाल नेहरू के समय से कह रहे हैं जी। और बहुत बड़ा हिस्सा वो उस वक्त हड़प भी कर गए। मेरा तो जन्म नहीं हुआ था 1962 में जी। परंतु ये मोदी सरकार है, 1 इंच भी जमीन देश की किसी भी सरहद पर कोई नहीं ले सकता। ये हमारा भारत की जनता को वादा है।
अमित जी, एक सीए से रिलेटेड सवाल है और आपने भी पहले इसकी बात की हुई है कि ये क्रोनोलॉजी की बात हुई थी कि सीए के बाद एनआरसी आएगा। एनआरसी की बात आजकल कम हो रही है, क्या इसको ये माना जाए कि इस मैनिफेस्टो में ये रहेगा या नहीं रहेगा? ऐसा है राहुल जी, ये भ्रांति फैलाई जा रही है। एनआरसी कांग्रेस के वक्त आया हुआ कंसेप्ट है। एनआरपी चिदंबरम साहब जब गृह मंत्री थे तब गवर्नमेंट कंटिन्यूअस प्रोसेस होती है, हमने इसको आगे बढ़ाया। मगर सीएए का जो कानून है इसके अंदर कहीं एनआरसी का प्रोविजन नहीं है, कहीं एनआरसी के जिन्स भी नहीं है। कृपया देश की माइनॉरिटी को डराना बंद करिए, स्पष्टता से बताइए कि सीएए से किसी की नागरिकता नहीं जा सकती, और ये वास्तविकता है। नहीं, पर एनआरसी क्या बीजेपी के मैनिफेस्टो में होगा? अगले टर्म में इसको देखेंगे? अब मैं तो मैनिफेस्टो कमेटी में अभी ड्राफ्ट कोई आया नहीं है, जब पार्लियामेंट्री बोर्ड के सामने आएगा तब देखेंगे। परंतु मैं इस मंच से इसकी घोषणा भी नहीं कर सकता, परंतु मैं इतना स्पष्ट कर देना चाहता हूं, अभी देश के सामने सीए का कानून है जिसमें एनआरसी के कोई वायरस नहीं है। क्या कहते हैं, इस पिछले आपका जो 5 साल का कार्यकाल रहा उसमें आप लोगों ने बहुत बड़े काम किए। 370 अभी सीएए की हम लोग बात कर रहे थे, एक यूनिफॉर्म सिविल कोड की भी बात हुई है और इसको आपने जो है उत्तराखंड के गवर्नमेंट के उसके माध्यम से शुरुआत भी की है। तो क्या अगले 5 साल में ये एक बड़ा मुद्दा रहेगा भारतीय जनता पार्टी का? आपके मैनिफेस्टो आपने कहा कि अभी आप नहीं बता सकते, मगर आप राहुल जी, यूसीसी लोकभोग्य भाषा में कॉमन सिविल कोड, ये आज से हमारा मुद्दा नहीं है जी, 1950 से हमारा मुद्दा है। इसके लिए मेरी पार्टी ने आंदोलन किया है, जनसंघ था तब से करा है, और हम इससे हट नहीं सकते हैं। हम मानते हैं कि पंथ निरपेक्ष देश में सभी के लिए एक कानून होना चाहिए, इसमें किसी से कोई मतभेद, और हम इस बात को जनता के सामने मुखरता के साथ रखेंगे। उत्तराखंड सरकार यूसीसी लेकर आई है और इस यूसीसी पर इसकी अब सोशल, लीगल, जुडिशियल सभी प्रकार की स्क्रूटिनी होगी, और उसके बाद में कोई एक कॉमन मत भी बनेगा देश का। परंतु यूसीसी भारतीय जनता पार्टी का देश की जनता को वादा है। हिंदू